हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे से, जो मैंने आपको लास्ट में कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर से। तो हमारा क्वेश्चन था, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अशोक लवासा। ठीक है, उनका नाम क्या है? अशोक लवासा। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? कल हमने बात करी थी कौन से शहर को सबसे स्वच्छ बताया गया है, तो वो था इंदौर शहर महाराष्ट्र का। ठीक है, जो कि लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं राजधानी की, तो राजधानी में सबसे टॉप पे रहा है दिल्ली। ठीक है ना, तो दिल्ली नगर पालिका परिषद, ठीक है ना, उन्होंने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीएमए क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है। इनमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। एनडीएमएस को राष्ट्रीय स्वच्छता प्रोत्साहन श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में पहले से ही मिली हुई है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो एक कछुए की खोज हुई है जो कि सुनहरे खोल के साथ है। तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है नेपाल में। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिससे कि आजकल हमारे संबंध थोड़े से खराब चल रहे हैं, तो उसके देश में ये खोज हुई है। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है KP शर्मा ओली। ठीक है, जिन्हें कि आप अच्छी तरह से जानती ही होंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए ये है अफ्रीका का एक देश माली। यहाँ पे दिक्कत क्या थी, एक रात सेना का विद्रोह हो गया और सेना के विद्रोह में जो एक राष्ट्रपति था उन्हें क्या कर लिया? अपहरण कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि जो ये राष्ट्रपति इब्राहिम थे, जो ये नाम है इनका, ये काफ़ी टाइम से सत्ता में बने हुए थे। लोगों को ये बात एतराज़ नहीं आ रही थी, इनके पे भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लग रहे थे और जो हमेशा से जो इलेक्शन से वो जीत जाते थे, कहते थे कि इन्होंने धांधली की है। तो जो सेना का विद्रोह हुआ, ठीक है, उन्होंने इसे अपहरण कर लिया। फिर सेना के विद्रोह के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा उल्लास हुआ कि आखिरकार इनका जो अंत हुआ। फिर इन्होंने सेना के विद्रोह के बाद क्या कर दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये है माली के राष्ट्रपति थे। तो ठीक है ना, तो पश्चिमी अफ्रीकी देश है एक माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया था, जैसे कि फिल्मी स्टाइल में होता है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही कुछ काम हुआ। ठीक है, बता दें कि राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग आ रही थी। ठीक है, तो अब फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब तक डैश कर दिया गया है। तो आपको पता होगा कि हम 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। किनके उपलक्ष्य में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में, जिन्हें कि हम आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। तो इस जो हमारा पुरस्कार है, जिस सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया जाता है, कि जो हमारे देश की अखंडता को बनाए रखते हैं, हमारे देश की यूनिटी को बनाए रखते हैं, उन्हें दिया जाता है। तो इसके जो ऑनलाइन जो नॉमिनेशन भरने की तारीख थी उसे बढ़ा दिया गया है, उसे कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है 2020 को। यानी कि अब हम इसमें जो नॉमिनेशंस हैं वो 31 अक्टूबर 2020 तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए जो ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया तो बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 को कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से शुरू किया था।
यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्य को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। आगे बात करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। तो देखिए, ये एक सेंटर है फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नाम से इन्हें बताया है कि जो कोरोना संकट की वजह से हैं बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां हैं गंवा चुके हैं। तो कितने लोग इससे नौकरियां गंवा चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा 1.9 करोड़ लोग, ठीक है ना, यानी कि 1,90,00,000 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं इस कोरोना टाइम की वजह से। तो इसने बताया है कि 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अनुसार जून महीने में 4.98 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हुए हैं। CIME का कहना है कि अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनमें तो अब नौकरियां आ रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या जो लॉकडाउन के प्रोसेसेस खुल रहे हैं, सब कुछ वापस से फिर नॉर्मलाइज्ड हो रहा है। तो अब फिर नौकरियां फिर से, अब जो काम है फिर से स्टार्ट होंगे, तो लोगों को काम करने के लिए जो लेबर है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से नौकरियां अब वापस फिर से बढ़ेंगी। तो हम सिर्फ एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो हमारा जो कोरोना पैंडेमिक है जो जल्द से जल्द खत्म हो और जो सारी चीज़ें हैं वो फिर से वापस नॉर्मलाइज हो चुके हैं और जो हमारी इकोनॉमी है वो फिर से ट्रैक पे आ सके। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो DBS बैंक की अगर हम बात करें तो इस जो MD हैं वो नियुक्त किए गए हैं प्रशांत जोशी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा ही करंट अफेयर से। तो आपको नाम याद रखना है DBS बैंक से प्रशांत जोशी जी। तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत श्याम को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और किस देश ने हाल ही में अपनी रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि हम कल्चर कुछ इनके साथ टाइज करेंगे। तो किस देश के साथ ये हमारा जो संबंध है वो किया गया है? तो ये किया गया है हमारे इजराइल के साथ। आपको पता होगा जो इजराइल है वो हाल ही में चर्चा में था, किस वजह से लेके UAE के साथ अपने अब्राहम अकॉर्ड को लेके, ठीक है। तो ये इस जो टॉपिक था अब्राहम अकॉर्ड और जो इजराइल की क्या हिस्ट्री है ये मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस की है। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, इससे आपको जो इजराइल का पूरा इतिहास है वो पता चल जाएगा। और जब अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसमें ये बात और नई सामने आ रही है कि जो USA है, जो जिन्होंने इजराइल और UAE के बीच में जो समझौता करवाया था उसमें बताया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है UAE से कि जो उनके F-35 जो एयरप्लेन्स हैं, ठीक है ना, उन्हें UAE को देने का वादा किया है। तो इससे जो हम क्या लगा रहे थे कि जो जहाँ पे जो वेस्ट एशिया है उसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये F-35 जो एयरप्लेन्स हैं UAE को दे देता है तो इससे स्टेबिलिटी ना आने की वजह से क्या हो जाएगी, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि जो F-35 रॉकेट्स हैं ये 5th जनरेशन के एयरप्लेन्स माने जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं यानी कि, ठीक है ना। ये जो राफेल वगैरह हैं ये उनसे भी काफ़ी एकदम कदम ऊपर हैं। जो ये F-35 हैं ये इसराइल के पास भी है। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों देश बराबर की टक्कर में आ जाएंगे और जिससे क्या हो सकता है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है वेस्ट एशिया में। तो ये आगे हम देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो जो इजराइल और अपने भारत और इजराइल की बात करें तो इन्होंने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इजराइल की बात करें, इजराइल एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है जेरूसलम, जिसे कि अब हम तेल अवीव मानते हैं। करेंसी है इजरायली शेकल और जिसके राष्ट्रपति हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को एक हम और इम्पोर्टेंट दिवस मनाते हैं, जो मनाते हैं हम सद्भावना दिवस। ये मनाया जाता है राजीव गांधी जी की जन्म शताब्दी पे, ठीक है। तो सद्भावना दिवस भी आपको याद रखना है, 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन में भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपको इस क्वेश्चन का पेपर कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इसका क्वेश्चन आपको आज आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकिता। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको जो हमारी यूट्यूब क्लास अपडेट्स हैं, PDF हैं, डेली क्विजेस हैं, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ज्वाइन होइए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सब्सक्राइब करें स्टडी विद अंकिता यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।